हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्ल कल्चर। सो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पर्ल ऑयस्टर और उसमें जो पर्ल कल्चर प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में। सो आप यहाँ इमेज भी देख सकते हो पर्ल ऑयस्टर का जो कॉर्नर में लगा हुआ है। सो स्टार्टिंग विद द पर्ल। सो व्हाट इज़ पर्ल? पर्ल जिसे हम क्या कहते हैं, उर्दू में मोती भी कहा जाता है, जिससे आप सब वाकिफ़ होंगे। तो सबसे पहले पर्ल इज़ ए स्मूथ लस्ट्रस शाइनिंग जेम नेचुरली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, ये क्या होता है, एक स्मूथ और लस्ट्रस शाइनिंग जेम है जो मोस्टली किसका बना होता है, कैल्शियम, नेचुरली किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक, तो अगर हम इसकी शेप को देखेंगे तो इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, मोस्टली वाइट इन कलर होता है एंड विद ए शाइनी अपीयरेंस। पर्ल आर अमंग द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द वैल्यूएबल ऑफ ऑल द जेवल्स। ठीक है ना। सो अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें कि पर्ल की जो प्रोडक्शन है या कल्चर, पर्ल कल्चर की अगर हिस्ट्री देखें तो आपको ये नाम याद रखना होगा, दैट इज़ कोकिची मिकीमोटो। ही इज़ नॉन एज द फादर ऑफ पर्ल कल्चर। तो उन्होंने क्या किया था, ही क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कल्चर्ड पेयर by manually introducing an irritant into an oyster to stimulate it to form a pearl। ठीक है ना। जो पर्ल प्रोडक्शन का जो मेथड है वो किसने डिस्कवर किया था, कोकेची मिकीमोटो, जो जापान के हैं, और ही इज़ नॉन एज द पर्ल किंग ऑल्सो। सो अब हम क्या देखते हैं, पर्ल ऑयस्टर। पर्ल ऑयस्टर इज़ द ऑर्गेनिज्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्ल। जो पर्ल फॉर्मेशन में हेल्प करता है या जो ऑर्गेनिज्म पर्ल फॉर्मेशन कराता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। और नीचे जो डायग्राम दिया गया है उसमें आप देख सकते हो, उसका जो शेप रहता है वो इस तरह से होता है। दिस जो डायग्राम में अगर हम देखें तो ये क्या है, ये हमें इसका आउटर जो शेल दिख रहा है वो वही है, बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो उस शेल के अंदर होते हैं। जो पर्ल होता है, द पर्ल की जो प्रोडक्शन है, ठीक है ना, इट्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। और वो मोस्टली कौन प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर प्रोड्यूस बाय द बायोवल मोलस्क। जो पर्ल ऑयस्टर होता है वो क्या है, दे आर मोलस्क। अब अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके टेक्सोनॉमी को भी देखते हैं। तो अगर हम पर्ल ऑयस्टर की टेक्सोनॉमी को देखें तो ये किंगडम फाइलम जो है ये मोलास्का है। ठीक है ना, इट बिलोंग्स टू फाइलम मोलास्का। और क्लास बायोवेल्विया, मींस बायोवेल्विया से आप देख सकते हो कि जो ऑर्गेनिम्स है मोस्टली इनमें क्या होता है, बायोवेल्व्स, जो शेल होता है वो बायोवेल्व फॉर्म में होता है। एंड द फैमिली इट बिलोंग्स टू इस टेरिडी, टेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। और जो जीनस है दैट इज़, ये आपने याद रखना है, जीनस जो है वो दैट इज़ पिंगटाड़ा। द पर्ल ऑयस्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ द पर्ल, वो किस जीनस से बिलोंग करता है, दैट इज़ पिंगटाड़ा, पिंगटाड़ा जीनस है। और इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि कुछ स्पीशीज़ है पिंगटाड़ा के, स्पीशीज़ जो विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पर्ल। वो उसमें कौन कौन से आते हैं, पिंगटाड़ा मैक्सिमा जो आप ऊपर देख सकते हो लेफ़्ट साइड में, दैट इज़ पिंगटाड़ा मागाटिफेरा। एंड थर्ड जो है वो क्या है, पिंगटाड़ा फुकेटा। तो ये स्पीशीज़, इनके बगैर भी बहुत सारे और स्पीशीज़ है पिंगटाड़ा के जो कि क्या करते हैं, पर्ल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और जो इस डायग्राम में जो स्पीशीज़ दिया गया है, दे आर मोस्टली द मैरीन ऑयस्टर्स। ये कौन से हैं, मोस्टली मैरीन ऑयस्टर्स हैं। तो ये पिंगटाड़ा और द पर्ल ऑयस्टर, जिसे हम पर्ल ऑयस्टर भी कहते हैं, इस ए जीनस ऑफ सॉल्ट वाटर ऑयस्टर्स। ये क्या है, सॉल्ट वाटर ऑयस्टर है। ठीक है ना, मैरीन है, ठीक है, बायबाल मोलस्क है, और ये बायबाल मोलस्क है, ये बिलोंग टू द फाइलम मोलास्का। और मोस्टली ये क्या होते हैं, बायवाल मोलस्क होते हैं। और ये फैमिली किससे बिलोंग करता है, दैट इज़ टेरिडी फैमिली। तो जो पर्ल होता है, ठीक है ना, इसमें मोस्टली दो किस्म के
मतलब दो किस्म के होते हैं, दैट इज़ द सुपीरियर एंड इन्फीरियर क्वालिटी। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो क्वालिटी पेयर होता है, ठीक है ना, जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करते हैं? द क्वालिटी पर्ल आर प्रोड्यूस बाय द बाइबल मैरिंग पर्ल ऑयस्टर ऑफ द जीनस पिंक्टाडा। जो क्वालिटी पर्ल्स होते हैं ना, ठीक है ना, जो जिस क्वालिटी अच्छा है वो कौन सा जीनस प्रोड्यूस करते हैं? दैट इज़ प्रोड्यूस बाय द पिंक्टाडा जीनस। जो पिंक्टाडा जीनस ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे क्वालिटी के पर्ल्स जो है या मोती जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ऑल मैरीन स्पीशीज प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ पर्ल्स। जो या पर्ल ऑयस्टर्स जो मैरीन होते हैं, जो मैरीन स्पीशीज़ होते हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं? गुड क्वालिटी ऑफ पर्ल्स प्रोड्यूस करते हैं। और बिसाइड दिस फ्रेश वाटर मसल्स लाइक यूनियो एंड एनोडोंटा दैट ऑल्सो प्रोड्यूस द पर्ल्स बट ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, ठीक है ना। अब मैरिन स्पीशीज़ तो हमें पता चला कि ये अच्छे क्वालिटी के पर्ल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनके बावजूद फ्रेश वाटर मसल्स या फ्रेश वाटर ऑयस्टर्स भी होते हैं, जैसे यूनियो है, एनोडोंटा है, ये भी पर्ल्स प्रोड्यूस करते हैं। बट जो पर्ल्स ये प्रोड्यूस करते हैं उनकी क्वालिटी जो होता है ना वो इन्फीरियर होती है, ठीक है ना, और वो बहुत कम ही यूज़ किया जाता है, ठीक। सो द नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्ल ऑयस्टर। जो पर्ल ऑयस्टर की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है? अगर हम वर्ल्ड में देखें तो दे आर मोस्टली वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इन जापान में, चाइना, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, ताइती और मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में ये पर्ल ऑयस्टर जो है वो पाया जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो मोस्टली ये कहाँ पे मिलते हैं? मोस्टली हमें दो जगहों पे मिलता है, ठीक है ना, मोस्टली, ठीक है ना, दैट इज़ गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना। गल्फ ऑफ कच्छ जो है वो गुजरात कोस्ट में है, गुजरात कोस्ट है, ठीक है ना, और गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो केरल में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट इज़ व्हाट? द पर्ल फॉर्मेशन, ठीक है ना। जो पर्ल फॉर्मेशन होता है वो होता कैसे, ठीक, मीन्स जो मोती बनते हैं वो मतलब किस तरह से बनते हैं? मोती का बनना, द फॉर्मेशन या जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन में, तो वो कैसे फॉर्म होता है हम ये देखते हैं, ठीक है ना। पर्ल्स आर यूनिक एज द ओनली जेम्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। दे आर यूनिक इसलिए, ठीक है ना, जो पर्ल्स होता है वो इसलिए यूनिक है, ठीक है ना, डिफरेंट है, बिकॉज ये ऐसे जिनको क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। दीज स्ट्रक्चर्स, अब जो दीज स्ट्रक्चर्स मीन्स दीज पर्ल्स आर सिक्रीटेड बाय द मेंटल क्या हुआ? जो आउटर पोर्शन या स्किन भी बोल सकते हैं जिसको, ठीक है ना। जो ये स्ट्रक्चर्स है, जो ये पर्ल्स है, दे आर सिक्रीटेड बाय द मेंटल ऑफ द पर्ल ऑयस्टर इन रिस्पॉन्स टू इरिटेशन कास्ड बाय द स्टिमुलाई सच एज, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो पर्ल ऑयस्टर ये कैसे फॉर्म होता है, ठीक है ना, ये मतलब कैसे फॉर्म होता है? तो दीज स्ट्रक्चर्स आर सिक्रेटेड बाय द मेंटल। जो मेंटल उसका आउटर जो स्किन होता है ना वो सिक्रेट करता है, ठीक। वो सिक्रेट क्यों करते हैं? मतलब जब इन रिस्पॉन्स टू द इरिटेशन, जैसे कोई इरिटेशन हो इस ऑर्गेनिज्म में, तो उस इरिटेशन के रिस्पॉन्स में ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये पर्ल की जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। सो जैसे एज सुन एज द फॉरेन ऑब्जेक्ट, अब ये फॉरेन पार्टिकल क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, जो इरिटेशन काज करता है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं ये पर्ल ऑयस्टर या ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं? ये सी में रहते हैं और बॉटम पे रहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे सी में बहुत सारे सेंट्स भी होते हैं, तो ये फॉरेन पार्टिकल उस सेंट के कोई पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक, या इन मॉलस्क की कोई एग्स भी हो सकता है। इन पे जो पैरासाइट्स रहते हैं उनमें से कोई पैरासाइट भी हो सकता है, डेड फेटस कोई डेड मटेरियल भी हो सकता है, और कोई एनी अदर फॉरेन पार्टिकल, ठीक है ना। जो फॉरेन पार्टिकल है वो कुछ भी हो सकता है। अब ये फॉरेन पार्टिकल एज सोन एज द फॉरेन पार्टिकल, जब ये ऑर्गेनिज्म कहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, सी के यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो बैठा, ये आप इमेज में देख सकते हो कॉर्नर में, ये कहाँ? सी में बॉटम में मोस्टली ये क्या होता है? ससाइल होता है, ठीक है ना। इट रिमेन्स अटैच्ड विद ए सबस्ट्रेटम, किसी सबस्ट्रेटम के साथ ये अटैच रहता है, ठीक है ना।
तो as soon as a foreign particle enters the body of the bivalve in between the shell and the mantle immediately gets irritated and at once enclose it like a sac, ठीक है ना। जब ये समंदर में बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो ये मतलब क्या हो जाता है, कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर कैसे, मतलब यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल वो अंदर कैसे जाते हैं, तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। जब ये थोड़ा आप समझने की कोशिश करें, जब ये बॉटम ऑफ द सी पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस जैसे हुआ, मान के चलो कोई डिस्टर्बेंस हुआ जैसे फूड को लेकर या प्रीडेटर को लेकर, ठीक है ना, तो फूड के लिए, अगर फूड के केस में अगर देखें, जो ही उनके पास फूड आ जाएगा वो अपने जो बायोवैल्व्स है उनको क्या करेंगे, ओपन करेगा, ठीक है ना। बायोवैल्व्स को वो लोग ओपन करेंगे, तो इस तरह यहाँ आप देख सकते हो जो वाल्व्स, अगर जैसे फूड आया तो ये बायोवैल्व्स को आप इमेज में देखें, ये अपने वाल्व्स को क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, ठीक है ना। ओपन करेंगे किसके लिए, फूड के लिए। जब ये फूड जाएगा तो उसके साथ में देयर इज़ द चांस कि जो फॉरेन पार्टिकल है वो भी अंदर चला जाए, ठीक है ना। जब वो अंदर चला जाता है तो ये फॉरेन पार्टिकल एक इट क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ इरिटेशन टू दिस ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या कराता है, फॉरेन पार्टिकल के अंदर जाने से, जैसे यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल अंदर गया तो वो एक किस्म का इरिटेशन कराता है, ठीक है ना, बॉडी में, जिसके रेस्पॉन्स में वो क्या करता है, वो अपने जो वाल्व्स है ना, वो उसको क्या करता है, अपने ये जो वाल्व्स है आप देख सकते हैं, ठीक है ना, जो ही फॉरेन पार्टिकल अंदर गया तो अपने वाल्व्स को ये क्लोज करते हैं, ठीक है ना, वो एक सैक की तरह उसको बंद कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, द मेंटल वॉल, जो मेंटल वॉल है, ठीक, देन स्टार्ट सिक्रीटिंग द लेयर ऑफ नेक्रस, एक नेक्रस लेयर को सिक्रीट करता है, कहाँ, अराउंड द फॉरेन पार्टिकल फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है ना। जो फॉरेन पार्टिकल अब अंदर गया हुआ है, ठीक है ना, वॉल्स के अंदर, तो उसमें जो मेंटल होता है अंदर गया हुआ है, वो मेंटल क्या सिक्रीट करेगा, वो नेक्रस लेयर, जैसे यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल ये डॉट है तो ये क्या है, मोती है, लेकिन आप इसको क्या कंसिडर करो, आप इसको फॉरेन पार्टिकल कंसिडर करो, ठीक है ना। जो ही वो अंदर चला गया तो ये सैक बंद हो गया, ठीक है ना, सैक की तरह ये वाल्व्स बंद हो गए। फिर बंद होने की वजह से क्या हो जाता है, ये अंदर जो मेंटल होता है वो एक नेक्रस लेयर, एक लेयर जिसका क्या नाम है, नेक्रस लेयर बोलते हैं, ठीक है ना, वो सिक्रेट करते हैं इस फॉरेन पार्टिकल के इर्द गिर्द, और ये क्या हो जाता है, और ये कंप्लीटली उसको कवर कर जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मतलब ये कवर क्यों करता है, इट्स ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है ना, एक प्रोटेक्शन के तौर पे ये नेक्रस लेयर को सिक्रेट करता है। Thus the mental wall secretes continuously several layers of nacre around the foreign object and finally the pearl is formed, ठीक है ना। जब वो मेंटल वहाँ पे नेक्रस लेयर को चारों तरफ से सिक्रेट कर लेता है, फॉरेन पार्टिकल की चारों तरफ उसको कम्प्लीटली कवर कर लेता है, तो फाइनली ये डिटेच होके क्या बन जाता है, फाइनली ये वहाँ से डिटेच होके एक राउंड पार्टिकल बन जाता है, राउंड मटेरियल बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्ल कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, मोती कहते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा ऑरली बता तो समझा नहीं होगा, तो आप इस इमेज में देखें थोड़ा अच्छी तरह। इस इमेज में आप देखेंगे, आप लेफ़्ट साइड में देखिए, ठीक है ना, लेफ़्ट साइड में जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये आउटर स्ट्रक्चर किसका है, ये इस पर्ल ऑयस्टर का स्ट्रक्चर है, ठीक। नीचे आप देखें रेड कलर का, वो क्या है, शेल है, ठीक है ना, ये आउटर शेल है, और उसके अंदर जो ये लेयर बना हुआ है वो क्या है, वाइट कलर का मेंटल, आप यहाँ देख भी सकते हो, मेंटल डिनोट किया हुआ है, ठीक है ना, ये मेंटल है, ठीक है ना, जो क्या करेगा, जो नेक्रस लेयर को सिक्रीट करेगा, ठीक। ये मेंटल है, आप राइट साइड में देखें, फिर मेंटल इपिथीलियम जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है ना, और ये ब्लू कलर जो है वो क्या है, फॉरेन बॉडी, ठीक है ना, जो फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी में एंटर हुआ। सो जब ये फॉरेन पार्टिकल, ये ब्लू स्ट्रक्चर जब ये एंटर हुआ किस में, इस ऑर्गेनिज्म में, पर्ल ऑयस्टर में जब ये एंटर होता है, तो ये मेंटल जो आप देख सकते हो यहाँ लेफ्ट साइड में, मेंटल, इसका जो मेंटल इपिथीलियम लेयर जो है ना, जो इपिथीलियम लेयर जो स्क्वायर कलर के जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वो क्या सिक्रीट करना शुरू करेगा, एक लेयर सिक्रीट करना शुरू करेगा, जिसे हम
अराउंड दिस फॉरेन पार्टिकल, जो फॉरेन पार्टिकल अंदर आया हुआ है उसकी चारों तरफ क्या सिक्रेट करना शुरू करेगा, नेक्रस लेयर, ठीक है ना। तो आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो लेयर ऑफ नेक्र यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है ना। फॉरेन पार्टिकल यहाँ से एंटर किया, ठीक है ना, फिर ये पेनेट्रेट होके थोड़ा अंदर चला जाता है मेंटल की तरफ, और ये जो मेंटल इपिथेलियम है वो क्या सिक्रेट कर रहा है, नेक्रस लेयर कंप्लीटली सिक्रेट करके ये पूरा इसको क्या कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल को कवर कर लेता है। फिर एक टाइम के बाद ऐसा आ जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो डिटेच हो जाता है, ठीक है ना, और जो फॉरेन पार्टिकल है वो कंप्लीटली कवर करते हैं नेक्रस लेयर से। आप जो थर्ड इमेज है, थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हो, जो ये ब्राउन कलर का जो सर्कुलर जो दिखाया गया है वो क्या है, नेक्रस लेयर, जो किसने सिक्रेट किया है, जो इसके बाहर जो स्क्वायर कलर की जो स्ट्रक्चर्स हैं इसने सिक्रेट किया, दैट इज़ मेंटल एपिथेलियम ने सिक्रेट करके ये क्या बनाया है, एक फाइनली यहाँ पे एक पार्टिकल ये यहाँ पे डिटेच हो जाता है, और एक मटेरियल जो पार्टिकल जो रिजल्टेंट हमें मिल जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम पर्ल कहते हैं और मोती कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं फिर से एक बार ये बता दूं, जैसे ही फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ बॉडी में, ठीक, जो मेंटल है यहाँ पे, ठीक, मेंटल का जो एपिथेलियम लेयर है वो क्या सिक्रेट कर रहा है, नेक्रस लेयर, ठीक है ना, जो आप सेकंड इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे सेकंड इमेज में आप देख सकते हो। तो ये मेंटल है, ठीक है ना, मेंटल एपिथेलियम वो सिक्रेट करके क्या नेक्रस लेयर सिक्रेट कर रहा है, ब्लू कलर फॉरेन पार्टिकल की तरफ, और फाइनली ये क्या हो रहा है, फाइनली ये डिटेच हो रहा है, और ये फॉरेन पार्टिकल दैट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द नेक्रस लेयर एंड द मेंटल एपिथेलियम, और वो स्ट्रक्चर फाइनली हमें क्या बनता है, क्या बन के मिलता है, दैट इज द पर्ल और मोती, ठीक है ना। ये यही मोती है जो फाइनली इस ऑर्गेनिज्म पर्ल ऑयस्टर के अंदर बन जाता है, ठीक। सो मेंटल एंड द ऑयस्टर शेल, जो अभी जो मेंटल और ऑयस्टर जो शेल है और मेंटल है, अगर हम इसकी वेंट्रल सेक्शन को कट करके देखें तो उसमें मेनली तीन लेयर होता है। अगर शेल में, ठीक है ना, मेंटल में तो हमने जैसे अभी देखा उसमें 3 लेयर है, मेनली कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है ना, जो नेक्रस लेयर सिक्रेट करता है, सेकंड इज द कनेक्टिव टिश्यू है, और सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है ना, उसमें 3 लेयर होता है। और शेल में भी उसी तरह आप जब कट करते हैं वर्टिकली, अब शेल को कट करके देखते हैं उसमें भी 3 लेयर होते हैं, और पहला क्या है, पेरियोस्ट्रैकम, ठीक है ना, पेरियोस्ट्रैकम, और उसको हम आप इमेज में भी देख सकते हो सील से डिनोट किया है, उसको हम कॉन्क्योलिन लेयर बोलते हैं, क्योंकि वो मेनली कॉन्क्योलिन का ही बना होता है, ठीक है ना। सेकंड लेयर इज कॉल्ड द प्रिस्मेटिक लेयर, और जो सेकंड लेयर है वो पीएल से डिनोट किया हुआ है, वो क्या है, प्रिस्मेटिक लेयर, ठीक है ना। ये शेल का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। और जो एनएल जो है, ठीक है ना, एनएल जो है, ठीक, जो वो क्या है, नेक्रस लेयर, ठीक है ना। शेल में 3 लेयर होता है, एक पेरियोस्ट्रैकम, दूसरा प्रिस्मेटिक, एंड थर्ड इज द नेक्रस लेयर। सो ये था अभी तक का पर्ल फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है ना। ये था पर्ल फॉर्मेशन नेचुरली, द नेचुरल वे ऑफ पर्ल फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोटोकॉल फॉर द पर्ल कल्चर, ठीक है ना। जो पर्ल कल्चर हम करते हैं, ठीक है ना, वो उसमें क्या प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हम ये देखते हैं पर्ल फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें फर्स्ट स्टेप इज़ द साइट सिलेक्शन इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर द कल्चर, ठीक है ना। एक तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है साइट सिलेक्शन की, जो हम साइट सेलेक्ट कर रहे हैं वो कैसा है, और उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो कैसे होने चाहिए, ठीक है ना। साइट सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो पर्ल ऑयस्टर है, जो ये ऑर्गेनिज्म है, वो सेसाइल होता है, ठीक है ना, और वो किसके साथ अटैच रहता है, किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ वो अटैच रहता है अपनी पूरी ज़िंदगी। सो जो उसकी तरफ जो कंडीशंस होंगे, ठीक है ना, वो उसी कंडीशंस में ही जिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो एनवायरमेंटल कंडीशंस उसके आसपास हो, जब वो मूव भी नहीं कर पाएंगे, तो उसकी जो कंडीशंस है, एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल आइडियल होना चाहिए। और द आइडियल कंडीशंस क्या क्या हैं,
सबसे पहले यहाँ पे जो टेम्परेचर है, कौन सी, वाटर टेम्परेचर, वो कितना, मोस्टली कितना होना चाहिए, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। और जो सैलिनिटी मीन्स सैलिनिटी ऑफ द सी, वो कितना होना चाहिए, 30 to 35 अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए। और बॉटम, जो बॉटम ऑफ द सी वो कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, वो सैंडी होना चाहिए या ग्रेवली होना चाहिए, और पॉपुलेटेड बाय रीफ्स। और अगर हम डेप्थ की बात करेंगे, ठीक है ना, जो डेप्थ होना चाहिए दैट शुड बी नियरली अबाउट 15 मीटर्स का होना चाहिए। और वहाँ पे क्या होना चाहिए, गुड फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्शन, जो वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स की प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए। एंड मॉडरेट वाटर करंट्स, मतलब एक अच्छा पानी की सर्कुलेशन हो, ठीक है ना, ताकि वहाँ पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और फूड वहाँ पे होता रहे, ठीक। दीज आर द एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर द पर्ल ऑयस्टर, ठीक है ना, कल्चर के लिए। सेकंड स्टेप इज़ द सेलेक्शन ऑफ द पर्ल्स। हम कौन से पर्ल्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, मोस्टली हम जो पर्ल सेलेक्ट करते हैं वो यंग पर्ल्स को हम सेलेक्ट करते हैं, जिनके साइज़ जो है ना, शेल के साइज़ 30 to 50 mm होता है, और उनको कल्चर पॉकेट नेट्स में किया जाता है, ठीक है ना। और उनको तब तक रेयर किया जाता है जब तक ये 30 to 50 mm के जो शेल्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली कितने होना चाहिए, 150 mm शेल लेंथ हो, ठीक है ना। तो एज की जब हम बात करते हैं, इट शुड बी 1.5 to 2 years। और वेट को जब हम कंसिडर करते हैं तो उनकी वेट कितना होना चाहिए, जो आप ऑयस्टर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो किसके लिए, पर्ल कल्चर के लिए, ठीक है ना। तो उनकी जो वेट होना चाहिए वो नियरली अबाउट 25 ग्राम होना चाहिए, या उससे ऊपर ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, स्पेंड रेस्टिंग स्टेज, ठीक है ना, रेस्टिंग स्टेज करके मैच्योरिटी स्टेज अटेन किया हो, ठीक है ना। और ओवरऑल हेल्थ जो होता है वो अच्छी होना चाहिए, और फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन और डिजीजेस, ठीक। दीज वर द कंडीशंस फॉर द ऑयस्टर, जिसको हम सेलेक्ट करके हैं किस लिए, ऑपरेट करने के लिए, ठीक है ना। ऑपरेट करके हम इसमें क्या करते हैं, ऑपरेट किसके लिए, पर्ल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, पर्ल फॉर्मेशन के लिए हम इनको ऑपरेट करते हैं, उसके लिए ये कंडीशंस होना ज़रूरी है एक पर्ल ऑयस्टर के लिए, ठीक। फिर उसके बाद जब हमने पर्ल ऑयस्टर को, जब हम इस ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम इसको क्या करते हैं, नार्कोटाइजेशन, उसको हम नार्कोटाइज करते हैं, ठीक है ना। उसको हम नार्कोटाइज किस से करते हैं, बाय स्प्रिंगलिंग ऑफ मेंथोल इन द सी वाटर। जिस सी वाटर में इसको रखा गया है, इसको कल्चर करके रखा हुआ है, उसमें हम मेंथोल को क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, जिससे ये नार्कोटाइज होता है, थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है ना, ताकि हम उसको क्या कर सकें, ऑपरेट कर सकें। सो ऑपरेट करके हम क्या करते हैं, ऑपरेट करने से पहले हम प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्ट, जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है ना, हम एक ग्राफ्ट टिश्यू तैयार करते हैं, ठीक। जैसे हमने एक ऑयस्टर को पकड़ा, ठीक, अब उसमें इम्प्लांट करने के लिए हमें एक ग्राफ्ट टिश्यू की ज़रूरत होता है, और अलॉन्ग विद इट्स न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस की, ठीक है ना। तो ग्राफ्ट टिश्यू के लिए हम क्या करते हैं, 2 to 3 mm स्क्वायर मेंटल पीसेस आर प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम क्या लेते हैं, हम मेंटल के पीसेस लेते हैं, किसके लिए, फॉर ग्राफ्ट टिश्यू के लिए, ठीक है ना। और ग्राफ्ट टिश्यू के साथ हम इसमें क्या करते हैं, न्यूक्लियस भी प्रिपेयर करते हैं, वो भी किसके, वो भी इसी मेंटल पीसेस के ही बनाते हैं, बट सिर्फ जो न्यूक्लियस का शेप जो होता है वो हम उसको क्या बनाते हैं, सर्कुलर बनाते हैं, ठीक है ना, ताकि जो बाद में हमें जो पर्ल मोती मिले वो कैसा हो, सर्कुलर इन शेप। सो जो ये ग्राफ्ट है मीन्स ये क्या है, ठीक है ना, जो मेंटल पीस हम ले रहे हैं, ठीक है ना, किसके लिए, जो टिश्यू हम ले रहे हैं विद द न्यूक्लियस फॉर इंसर्शन इन द ऑयस्टर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अभी ये ग्राफ्ट प्रिपरेशन करते कैसे, उसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूं, ठीक है ना। ये है ग्राफ्टिंग के प्रोसीजर, ठीक है ना। तो ग्राफ्टिंग के लिए आप यहाँ पे इस इमेज में देखें, ठीक। ग्राफ्टिंग प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले हमने डोना ऑयस्टर लिया, ठीक है ना, जिससे हम क्या लेंगे, मेंटल के पीसेस लेंगे, ठीक। ऊपर आप देखिए लेफ्ट साइड में
डोनर ऑयस्टर से हम क्या ले रहे हैं, ग्राफ्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, मीन्स मेंटल के टिश्यू ले रहे हैं, ठीक, अलॉन्ग विद न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हमें कहाँ से मिला, ये भी हम इसी मेंटल के पीसेस को लेते हैं और मेंटल के पीसेस को लेके हम उसको क्या बनाते हैं, इसका शेप जो है ना हम सर्कुलर बनाते हैं, ठीक। तो सर्कुलर बनाते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर इस न्यूक्लियस को आप यहाँ देखिए, ठीक है ना, आपने ग्राफ्ट टिश्यू भी लिया और न्यूक्लियस भी बनाया, ठीक है ना। तो इस न्यूक्लियस को हम इस ग्राफ्ट टिश्यू में डालने के बाद, ठीक है ना, रिसिपिएंट जो ऑयस्टर है हमारा, ठीक है ना, जो हमने अभी सेलेक्ट किया था, कहाँ से, जो कल्चर्ड सी वाटर है वहाँ से सेलेक्ट किया था। तो इस ग्राफ्ट को, ठीक है ना, इस ग्राफ्ट टिश्यू को अलॉन्ग विद द न्यूक्लियस हम इसको कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इस रिसिपिएंट ऑयस्टर में हम इसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ऑपरेट करके हम उसमें इंजेक्ट करते हैं, ठीक है ना, या उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांट करते हैं, और ये एक इम्प्लांट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इम्प्लांट जब करते हैं, इम्प्लांट हम कहाँ करते हैं, वो हमारा 5th स्टेप है, ठीक है। इम्प्लांट सिंगल इम्प्लांटेशन इज डन इन द गोनेड नियर द इंटेस्टाइनल लूप, मतलब मोस्टली हम उसको कहाँ पे करते हैं, डॉर्सल साइड ऑफ द गोनेड पे करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हम डबल इम्प्लांटेशन भी करते हैं, ठीक है ना। डबल इम्प्लांटेशन में हम डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड ऑफ द गोनेड, दोनों साइड पे हम इस ग्राफ्ट टिश्यू को इम्प्लांट करते हैं, ठीक। तो ग्राफ्टिंग हमने की, ठीक है ना, ग्राफ्टिंग अभी बताया मैंने, ग्राफ्टिंग करने के बाद जो आपकी जो ग्राफ्ट टिश्यू है अलॉन्ग विद द न्यूक्लियस, उसको हमने रेसिपिएंट ऑयस्टर में डाला, ठीक है ना। रेसिपिएंट ऑयस्टर में डालने के बाद तो हम क्या देखते हैं, ठीक है ना, डे 1 पे अब पर्ल फॉर्मेशन वो होता कैसे है, ठीक। तो डे 1 पे जब हम इसको इम्प्लांट करते हैं, ठीक, ग्राफ्ट इंसर्शन इनटू द पर्ल पाउच, इस रेसिपिएंट ऑयस्टर के हमने पाउच में, ठीक है ना, नियर द गोनेड इसको इम्प्लांट किया, ठीक। तो आफ्टर 15 to 30 डेज आपको क्या मिलता है, पर्ल से एपिथेलियम जो होता है डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जो एपिथेलियम लेयर वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, वो वहाँ पे डेवलप करना शुरू करेगा, ठीक। जो पर्ल से एपिथेलियम डेवलपमेंट स्टार्ट्स, ठीक है ना, 15 से 30 दिन में वहाँ पे जो एपिथेलियम मोर डेवलप होना शुरू होगा। जो ये एपिथेलियम जब डेवलप होंगे वही क्या करेगा, नेक्रस लेयर को इस फॉरेन पार्टिकल के इर्द गिर्द क्या करेंगे, नेक्रस डिपोजिशन करता है, ठीक। 15 to 30 डेज में एपिथेलियम डेवलपमेंट हुआ, ठीक। तो आप यहाँ देखें धीरे धीरे ये एपिथेलियम डेवलपमेंट जो ब्लू कलर के है वो होना कंप्लीट हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड फाइनली कितना जब नियरली अबाउट 15 मंथ्स हो जाता है तो जो एपिथेलियम जो होता है जो नेक्रो डिपोजिशन करता है वो नियरली इन 15 मंथ्स मीन्स 1 साल 3 महीने बाद जो नेक्रस डिपोजिशन ये एपिथेलियम लेयर जो करता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो कंप्लीट हो जाने के बाद आफ्टर नियरली अबाउट 15 मंथ्स ये पर्ल जो होता है ना हार्वेस्टिंग के लिए या कलेक्शन के लिए तैयार होता है, ठीक। सो दिस वाज द प्रोसीजर ऑफ पर्ल फॉर्मेशन, ये ग्राफ्टिंग एंड पर्ल फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट इज नर्सिंग, ठीक है ना। नर्सिंग स्टेज में हम क्या करते हैं, जो इम्प्लांटेड ऑयस्टर्स है, अभी तक हमने क्या किया, जो इम्प्लांट किया ऑयस्टर्स को उसको हमने कहाँ, दे आर प्लेस्ड इन केजेस। ये जो आप पिक्चर में देख सकते हो केजेस में इनको हम क्या करते हैं, रखते हैं इम्प्लांट करने के बाद कितना, 1 साल से मतलब 12 to 15 मंथ्स के लिए, ठीक है ना। हीलिंग ऑफ द ऑपरेटेड टिश्यू टेक्स प्लेस अबाउट 3 to 4 मंथ्स। जब हमने उसको कट करके जो ग्राफ्ट टिश्यू को इम्प्लांट किया था 3 से 4 दिन में इनका हीलिंग भी हो जाता है। और इसमें जो डेड ऑयस्टर्स है उनको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, मीन्स देयर शुड बी ए रेगुलर चेकअप इन दीज केजेस, ठीक है ना, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पर्ल इन दीज केजेस, ठीक है ना। So healthy implanted oysters are transferred to the culture cages and are suspended at a depth of about 2 to 3 meters, ठीक है ना। जब हीलिंग हुआ और उसमें जो डेड ऑयस्टर्स उनको हमने रिमूव भी किए, ठीक है ना। अब बच्चे जो हेल्दी इम्प्लांटेड ऑयस्टर्स हैं जो हेल्दी हैं उनको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कल्चरल केजेस में
ट्रांसफ़र करते हैं। ये जो कल्चरल केजेस ये आप देख सकते हैं, उसमें हमने ट्रांसफ़र करना है कितना, एट अ डेप्थ ऑफ नियरली 2 to 3 मीटर इन द सी, ठीक है ना। इन केजेस में हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करके रख देते हैं फॉर अबाउट 12 to 15 months। सो जो हार्वेस्टिंग होता है वो मोस्टली हम कब करते हैं, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग जो करते हैं दैट हम मोस्टली कब करते हैं, हार्वेस्टिंग जो होता है हम, ठीक है ना, हार्वेस्टिंग जो हम करते हैं वो विंटर, मोस्टली इन द विंटर करते हैं, व्हेन द मेटाबॉलिक रेट इज़ स्लो, जब ड्यू टू लो टेम्परेचर, ठीक है ना, जब उनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है विंटर्स में ड्यू टू लो टेम्परेचर, उस टाइम पे हम इनकी हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। दिस टाइम नेक डिपोजिशन अराउंड द पर्ल स्लो एंड हैंस चूजन फॉर हार्वेस्टिंग, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्यों हम विंटर में ही क्यों करते हैं, जो नेक डिपोजिशन होता है किसकी तरफ, फॉरेन पार्टिकल की तरफ, वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है क्योंकि लो टेम्परेचर की वजह से, और इसी टाइम पे हम इसको क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। द पर्ल्स आर रिमूव्ड, और फाइनली हम उनमें से जो पर्ल्स जो फॉर्मेशन हो जाते हैं उसको हम क्या करते हैं, फाइनली जो पर्ल्स फॉर्मेशन हो जाता है उनको हम उनमें से रिमूव करते हैं, एंड न्यू न्यूक्लिया हम उसमें क्या करते हैं, एक नया न्यूक्लिया उनमें इम्प्लांट करते हैं फॉर फर्दर कल्चरिंग ऑफ द पर्ल्स। सो अब इनके रियरिंग मेथड्स को देखिए, अब इनको हम रियर कैसे करते हैं, ठीक है ना। रियरिंग मेथड्स में मोस्टली आपको 3 मेथड्स देखने को मिलते हैं, दैट इज़ राफ्ट कल्चर मेथड, ठीक है ना। ये जो आप पहली इमेज में आप देखो, दिस द राफ्ट कल्चर मेथड, इस तरह से राफ्ट कल्चर मेथड किया जाता है, ठीक है ना, जिसके इनके साथ में क्या बंधा होता है, इन रॉड के साथ में क्या बंधा होता है, पॉकेट नेट्स बंधे होते हैं, जिसमें क्या होता है, ये पर्ल ऑयस्टर्स होते हैं, ठीक है ना। सेकंड इज़ द बॉटम कल्चर मेथड। बॉटम कल्चर मेथड में हम इनको कल्चर कहाँ करते हैं, एट द बॉटम ऑफ द सी, जहाँ पे बॉटम ऑफ द सी पे ही करते हैं। एंड थर्ड इज़ द लॉन्ग लाइन कल्चर मेथड। लॉन्ग लाइन कल्चर मेथड में क्या होता है, इस तरह से लॉन्ग लाइंस बनाते हैं, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल बैरल्स के, जिनके साथ में क्या अटैच होता है, पॉकेट नेट्स अटैच होते हैं, जिसमें ये पर्ल ऑयस्टर्स रखे जाते हैं। सो नाउ इट्स द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसकी क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जैसे आप लोग बखूबी जानते हैं, ठीक, इसके इम्पोर्टेंस ज्वेलरीज में है, ठीक है ना, एज एन ऑर्नामेंट भी इसको पहना जाता है, ठीक। सो इम्पोर्टेंस को देखें अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो सबसे पहले है इम्पोर्टेंस टू कल्टिवेटर्स। जो कल्टिवेटर्स वो उनको कैसे यूज़ करते हैं, दे सेल देयर मीट, ठीक है ना, उनकी शेल्स को सेल करते हैं, और जो पर्ल्स इटसेल्फ है, जो पर्ल्स को है उनको भी बेच देते हैं, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंस इन बिजनेस, अगर बिजनेस में इम्पोर्टेंस देखें, ठीक है ना, इट प्रोवाइड्स ऑयस्टर टू द रेस्टोरेंट में ऑयस्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। ज्वेलरी बिजनेस में पर्ल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक। और ऑयस्टर शेल्स को हम किस तरह, एज एन ऑर्नामेंटल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। एंड फाइनली इट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द मैनकाइंड, ठीक है ना, एक एम्प्लॉयमेंट के सोर्स के तौर पे भी इसे देखा जा सकता है। और नाउ व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द पर्ल प्रोडक्शन, अभी क्या स्टेटस है, ठीक है ना। द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ द कल्चर पर्ल इज रिपोर्टेड टू बी ओवर $3 billion पर ईयर, ठीक है ना, 3 बिलियन, ठीक, $3 billion पर ईयर इसका क्या है, ट्रेड किया जाता है, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में। इंडिया जो है इज़ वन ऑफ द मेजर इम्पोर्टर्स ऑफ द पर्ल्स। ये कितना इम्पोर्ट करता है, इम्पोर्टिंग नियरली अबाउट $4 million एवरी ईयर, ये क्या करता है, पर्ल की इम्पोर्ट करते हैं। एंड चाइना इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रेश वाटर पर्ल्स। चाइना जो है वो क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अब प्रेजेंटली, एंड प्रोड्यूसिंग मोर देन 1500 metric tons पर ईयर, ठीक है ना। अर्लियर चाइना से इससे पहले जापान जो है ना वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हुआ करता था। नाउ प्रेजेंटली इट इज़ चाइना जो सबसे ज़्यादा क्या करता है, प्रोड्यूसर है किसके, फ्रेश वाटर पर्ल्स के। सो दीज आर सम इमेजेस ऑफ द पर्ल्स, ठीक है ना।
So it's all about today's lecture. Thank you.